रामपुर उत्तर प्रदेश का एक सुदूर और पिछड़ा हुआ गांव। समय अमावस की रात से 2 दिन पहले। रात के करीब 11 बज रहे थे। समीर की पुरानी जीप रामपुर के कच्चे रास्ते पर हिचकोले खा रही थी। चारों तरफ घना कोहरा था, इतना घना कि जीप की हेडलाइट्स भी सिर्फ 5-6 फीट आगे तक ही देख पा रही थी। ये गांव शहर से इतना कट चुका था कि यहां मोबाइल का नेटवर्क आना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। समीर यहां अपने दादाजी की पुरानी हवेली बेचने के सिलसिले में आया था। अचानक जीप के सामने एक बछड़ा आ गया। समीर ने जोर से ब्रेक मारा, गाड़ी रुकी, लेकिन बछड़ा वहां नहीं था। अजीब है, अभी तो यही था। समीर ने बड़बड़ाते हुए शीशा नीचे किया। बाहर भयंकर सन्नाटा था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। समीर ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की। तभी उसे महसूस हुआ कि पिछली सीट पर कोई बैठा है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सीट बिल्कुल खाली थी। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और गाड़ी बढ़ा दी। गांव के छोर पर बनी वो हवेली वीरान खड़ी थी। लोहे का बड़ा गेट जंग खा चुका था। गेट पर लालटेन लिए हरिया काका खड़े थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में एक अजीब सा डर था। काका, आप अभी तक जगे हैं? काका ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस समीर को ऊपर से नीचे तक देखा और भारी आवाज में बोले, छोटे मालिक, मैंने खत में लिखा था अमावस के आसपास मत आना, लेकिन तुम नहीं माने। अरे काका, मैं इन बूतों में नहीं मानता। चलिए गेट खोलिए। जैसे ही हवेली का भारी दरवाजा खुला, अंदर से एक सड़ी हुई गंध आई, जैसे मरे हुए जानवरों की हो। ये बदबू कैसी है काका? साफ सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई मालिक। समीर को ऊपर वाले कमरे में ठहराया गया। कमरा बहुत बड़ा था। बीच में एक पुराना पलंग और कोने में एक आईना था। काका ने जाते जाते एक चेतावनी दी, मालिक, रात को अगर कोई नाम पुकारे तो जवाब मत देना और खिड़की बिल्कुल मत खोलना। काका चले गए। समीर ने लैपटॉप खोला और काम करने लगा। घड़ी में 12:30 हो रहे थे। तभी खिड़की पर एक आवाज आई। समीर ने सोचा हवा से खिड़की बज रही होगी। उसने ध्यान नहीं दिया। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार बहुत तेज। समीर झुंझला कर उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर घना अंधेरा था। उसने जैसे ही खिड़की का पल्ला पकड़ा, उसकी नजर नीचे बागीचे में गई। वहां पुराने सूखे कुएं की मुंडेर पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो पीट करके बैठी हुई थी। इतनी रात को कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग होकर पीछे घूमा। उसका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखें अंगारों जैसी लाल थी और मुंह से काला पदार्थ बह रहा था। वो समीर को देखकर मुस्कुराई। समीर चीखते हुए पीछे हटा और खिड़की धड़ाम से बंद कर दी। क्या मैं सपना देख रहा हूं? उसने कांपते हाथों से पानी पिया। तभी कमरे के अंदर से आवाज आई, समीर। आवाज आईने की तरफ से आ रही थी। समीर ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। आईने में उसका प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन प्रतिबिंब कुछ अलग कर रहा था। समीर खड़ा था, लेकिन आईने में दिख रहा समीर मुस्कुरा रहा था। उस प्रतिबिंब ने अपना हाथ उठाया और गले पर उंगली फेरने का इशारा किया। समीर दहशत में कमरे से बाहर भागा। काका, काका! समीर भागते हुए नीचे हॉल में आया। हरिया काका लालटेन लेकर खड़े थे, जैसे उन्हें पता था कि समीर नीचे आएगा। तुमने खिड़की खोली थी ना?
काका, काका वहाँ वहाँ बागीचे में और आईने में। काका ने समीर को सोफे पर बिठाया। पानी पी लो, आज रात तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बाहर निकलना मौत को दावत देना है। ये सब क्या है काका? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। काका ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। 50 साल पहले इस गांव में एक नर्तकी थी, मंजरी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन काला जादू भी जानती थी। तुम्हारे दादाजी ने उसे गांव से निकालने का हुक्म दिया था, क्योंकि उस पर बच्चों की बलि देने का इल्जाम था। गांव वालों ने उसे उसी कुएं के पास जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया था, इस हवेली का हर मर्द तड़प तड़प के मरेगा और शुरुआत अमावस की रात से होगी। समीर को काका की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो उसने देखा था उसे झुठला भी नहीं सकता था। तो फिर हम क्या करें? सुबह तक का इंतजार, बस सुबह तक जिंदा रहना है। तुम यहीं हॉल में रहो, मैं जाकर पूजा घर से रक्षा सूत्र लाता हूं। समीर अकेला हॉल में बैठा था। 15 मिनट बीत गए, काका नहीं आए। तभी ऊपर की सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। ये पायल की आवाज थी, भारी और डरावनी। समीर ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर मारी, कोई नहीं था। अचानक उसके ठीक कान के पास समीर उछलकर दूर हट गया। सामने कोई भी नहीं था। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। फर्श पर खून के ताजे पंजों के निशान बन रहे थे, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। समीर अपनी जान बचाने के लिए मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कुंडी खींची, लेकिन वो जाम थी। पीछे से आवाज आई, मालिक दरवाजा मत खोलो। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। हरिया काका गैलरी के अंधेरे कोने में खड़े थे। काका जल्दी आइए, यहां कुछ है। काका धीरे धीरे रोशनी में आए। समीर की चीख गले में ही अटक गई। काका के पैर उल्टे थे और उनके हाथ में रक्षा सूत्र नहीं, एक बड़ा सा जंग लगा हुआ छुरा था। काका मर चुके हैं समीर। असली हरिया को तो मैंने तुम्हारे आने से पहले ही कुएं में फेंक दिया था। मंजरी जो काका के रूप लिए थी, उसका चेहरा पिघलने लगा। खाल लटक गई और अंदर से वो जली हुई नर्तकी मंजरी का भयानक चेहरा सामने आया। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर लात मारी। पुरानी लकड़ी चरमरा कर टूट गई। समीर बाहर भागा। बाहर का नजारा और भी भयानक था। गांव में लोग खड़े थे, बिल्कुल शांत। सबकी निगाहें समीर पर थी। उन सबकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेदी थी। समीर अपनी जीप की तरफ भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने जीप का दरवाजा खोला और चाबी घुमाई। इंजन खरखराया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। कम ऑन, स्टार्ट हो जाओ प्लीज। जीप के बॉनेट पर अचानक से कुछ गिरा। वो हरिया काका की लाश थी। उनकी आंखें खुली थी और मुंह डर से खुला रह गया था। समीर चीखा और कार से बाहर निकलकर खेत की तरफ भागा। गीली मिट्टी उसे पकड़ रही थी। खेत के पत्ते उसके चेहरे को चीर रहे थे। उसे चारों तरफ से हंसने की आवाजें आ रही थी। कहाँ जाओगे? आज अमावस है। दौड़ते दौड़ते समीर एक पुरानी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वही बरगद जिसके नीचे गांव का शमशान था। वहां एक धूनी चल रही थी। आग के पास एक अघोरी बाबा बैठे थे। बाबा, बाबा बचाओ, वो मेरे पीछे है। समीर गिरते पड़ते, मैंने मना किया था, परदेसी कभी नहीं मानते। वो आ रही है बाबा, कुछ कीजिए। अघोरी ने अपना चिमटा उठाया और समीर के चारों ओर एक घेरा बना दिया। तुम इस घेरे से बाहर मत निकलना, चाहे जो भी हो जाए। वो तुम्हें आवाज देगी,
तुम्हारे अपनों का रोप लेगी, लेकिन तुम बाहर मत आना। कुछ ही पलों में मंजरी वहां आ गई। वो घेरे के ठीक बाहर खड़ी थी। अब उसका आकार 8 फीट लंबा था, लेकिन अघोरी ने चिल्लाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंजरी चीखी। उसकी आवाज से बरगद का पेड़ हिलने लगा। उसने रूप बदला। वो समीर की मंगेतर रिया बन गई। उसके कपड़े फटे थे और वो खून से लथपथ थी। समीर, उन्होंने मुझे मार डाला। समीर, मुझे बचा। वो रो रही थी। समीर रोने लगा। ये झूठ है। रिया दिल्ली में है। नहीं समीर, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। देखो इन्होंने मेरा क्या हाल किया। समीर का धैर्य टूट रहा था। उसे सामने अपनी मंगेतर तड़पती हुई दिख रही थी। मूर्ख, बाहर मत जा। लेकिन समीर ने एक कदम घेरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही उसका पैर लकीर के बाहर पड़ा, रिया का चेहरा शैतानी हंसी में बदल गया। उसने एक झटके में समीर का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। मैंने कहा था ना, हवेली को हर मर्द तड़प कर मरेगा। अघोरी ने अपनी जलती हुई लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से चुड़ैल की तरफ फेंकी। लकड़ी चुड़ैल को लगी। वो दर्द से दिलविला उठी और समीर को छोड़ दिया, और अघोरी ने कुछ मंत्रों से मंजरी को वहां से गायब कर दिया। समीर जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब समीर की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे था, लेकिन वहां कोई अघोरी नहीं था, न ही आग की राख। उसके गले पर उंगलियों के काले निशान छपे थे, जो इस बात का सबूत थे कि रात की घटना सपना नहीं थी। वो लंगड़ाते हुए जीप तक पहुंचा। जीप स्टार्ट हो गई। उसने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा। हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की पर मंजरी खड़ी थी। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। समीर ने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी भगा दी। वो जानता था कि वो जिंदा बच गया है, लेकिन वो ये भी जानता था कि रामपुर का वो हिस्सा अब हमेशा के लिए उसके साथ जुड़ गया है। आज भी जब समीर शीशे में अपना चेहरा देखता है तो कभी कभी अपनी परछाई उसे घूरते हुए महसूस होती है, और मंजरी का चेहरा उसके खुद के चेहरे की जगह शीशे में दिखाई देता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।